चलिए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल बात कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और कल लास्ट जो हमने टॉपिक देखा था दैट वाज रिलेटेड टू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में तीन टाइप के केसेस थे। एक था वन टाइम कैश फ्लो, दूसरा हमने देखा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, और तीसरा देखा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो तीन केसेस देखे। अब इनमें से फॉर्मूला में या कैलकुलेशन में कोई क्वेरी है आपको, कुछ नहीं समझ आया तो पहले वहां से शुरू करें, और अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। ठीक है, अब चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट वैल्यू। अब जैसे कल फ्यूचर वैल्यू में तीन केस थे, वैसे ही सेम प्रेजेंट वैल्यू में भी एग्जैक्टली वही तीन केसेस हैं। वन टाइम कैश फ्लो, एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू। तो वो तीनों में क्या कैलकुलेशन रहेगा और क्या कॉन्सेप्ट है वो एक एक करके अपने देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो या वन टाइम कैश फ्लो। अगेन जैसे मैंने आपको अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, अपना एक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर का बेस है। कल भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम भी हमने इसी फॉर्मूला का यूज किया था, आज भी इसी के बेसिस पे बात होने वाली है, बिकॉज कहीं ना कहीं चीजें वही है। फ्यूचर वैल्यू वर्सेस प्रेजेंट वैल्यू, जब मैंने आपको दोनों चीजों का मीनिंग बताया था तो हमने देखा था कि सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है लेकिन डेटा वही रहता है। आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 3 साल के बाद वो 1,40,000 हो गए, तो 1,40,000 क्या है? फ्यूचर वैल्यू किसकी? 1 लाख रुपए की। तो वो 1 लाख रुपए क्या है? वो आज की वैल्यू। सो दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू इन वेरी सिंपल टर्म्स। यही बात यहाँ पे हो रही थी। तो इसमें सिंगल कैश फ्लो वाले में ये सेम केस वापस से यूज होने वाला है। मैं कुछ डेटा आपके सामने पहले एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ, उसके बेसिस पे देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम कर लेते हैं 10% पर एनम। ड्यूरेशन जो है दैट इज 3 years, और 3 साल के बाद जो अमाउंट आपको चाहिए वो चाहिए 10 लाख रुपए। तो आप कुछ कैलकुलेशन लगा रहे हो कि यार 3 साल के बाद 10 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे पास आज कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं चाहूँ तो आज इन्वेस्ट करके रख सकता हूँ, तो क्यों ना आज ही कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए कि एग्जैक्टली 3 years के बाद मेरे पास 10 लाख रुपए हो। जब इन्वेस्टमेंट का रेट पता किया तो बैंक ने बोला भाई 10% का ब्याज चल रहा है, आज पैसे लगाओगे तो 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें कि आफ्टर 3 years इस इंटरेस्ट रेट पे एग्जैक्टली वो 10 लाख रुपए बन जाए। ठीक है, अब ये जो डेटा है इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको? आज की वैल्यू, आज कितना इन्वेस्ट करें। सो यू नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला ये लगने वाला है, लेकिन आप देखोगे तो मिसिंग फैक्टर बदल गया। अभी द फ्यूचर वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर रहे थे, सो दिस वाज द मिसिंग फैक्टर, इसको हम बोल रहे थे फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट कर रहे थे। अब इस डेटा में आप देखोगे तो मिसिंग क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। ये प्रिंसिपल अमाउंट कुछ नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि आज के रुपए की वैल्यू आज तो उतनी होगी ना जितनी दिख रही है, उसमें थोड़ी ना कुछ कम ज्यादा होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द मिसिंग फैक्टर। अब क्या होता है ना, फॉर्मूला थोड़ा घुमा फिरा के अननेसेसरी बना देते हैं। यही फॉर्मूला है लेकिन मिसिंग फैक्टर पी है, तो इसके टर्म्स में फॉर्मूला बनाया जाएगा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में प्रेजेंटेशन करूंगा तो ये चीज सामने चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और कुछ भी नहीं है। तो पी तो अपनी जगह रहेगा, ए अपनी जगह रहेगा, ये मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको नाम देना है तो इस पी का नाम प्रेजेंट वैल्यू रख दो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन टाइम कैश फ्लो। बट बेस वही है, इसको सिर्फ रीअरेंज करके आपके सामने एक नया फॉर्मूला बना के रख दिया। अब इसमें एक दो नए टर्म्स साथ में समझ लो। जब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो हम प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट ऐड करके फिर फ्यूचर वैल्यू निकालते थे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, और ये वर्ड तो मैंने कल यूज किया भी था, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमने वो ऐप में देखा भी, इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, तो ये तो हम जानते हैं। अब ये जो आप कर रहे हो ना, फ्यूचर वैल्यू में से आप इंटरेस्ट हटा रहे हो और आज की वैल्यू पे लेके आ रहे हो, रिवर्स जा रहे हो, तो ये प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ये टर्म्स आगे बार बार यूज होते रहेंगे, इसलिए आपको पता होने चाहिए। जब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर के अमाउंट में से ब्याज का पोर्शन हटा रहे हैं। ये 10 लाख तो 3 साल बाद की वैल्यू है ना, उसमें एक इंटरेस्ट पोर्शन इंक्लूडेड होगा, तो इस 10 लाख में से मैं इंटरेस्ट पोर्शन हटाऊंगा, तब जाके मुझे आज की प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी जो ये है। सो दैट प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेटिंग द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। जब हम आज की वैल्यू पे आते हैं, और उसके लिए ये हमें करना होता है। अब आगे आज के पूरे लेक्चर में यही बेस चलने वाला है, आगे बढ़ता रहेगा। तो शुरुआत वहीं से हुई है, इसको हमने मॉडिफाई किया और ये प्रोसेस हम बार बार यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर? तो ये फर्स्ट है वन टाइम कैश फ्लो वाला केस। अब इसके बेस पे
इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपने, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 10 लाख रुपए की, कैलकुलेट करके देखा। देखो समझा देता हूँ कैलकुलेशन। 10 लाख रुपीज इज द अमाउंट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 1.10 रेज टू 3, कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसमें भी थोड़ी कैलसी वाली नई ट्रिक्स हम सीखेंगे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब ये चीज अगर आपको इजीली कैलकुलेटर पे निकालनी हो तो उसका एक तरीका है, ये 10 लाख एक तरफ, इसको ऐसे लिख दो, चलेगा ऐसे? तो बेसिक स्कूल का मैथ्स है, कुछ नया नहीं करा रहा हूँ। ये और ये सेम है, अलग अलग है? सेम ही है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना हो इसको, तो हम कैलसी पे डायरेक्टली कर सकते हैं, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा ये वाला पोर्शन। अब कैलसी पे ले लो वैल्यू, पूरा 0 कर दो पहले कैलसी, ठीक है। फिर 1 डिवाइड बाई 1.1 एक बार इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू करना है, इनटू नहीं करना, सिर्फ इक्वल टू करना है। 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू, वैल्यू आ रही होगी 0.909090 ऐसा कुछ, ठीक है। फिर से एक बार इक्वल टू करो, ठीक है, 0.8264 समथिंग, एक बार फिर से इक्वल टू करो, 0.7513 ऐसा कुछ आ रहा है। ये जो वैल्यू आई ना आपकी, ये इस पूरे की वैल्यू है, ये पूरे की वैल्यू है 0.7513 जो आ रही है। अब इस वैल्यू में मैं ये 10 लाख मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, आंसर लाने के लिए क्या करूं? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इस पूरे की वैल्यू निकाली है, सिर्फ डिनोमिनेटर की नहीं निकाली है। तो ये पूरा 0.7513 है इंटू 10 लाख, आंसर आपका आ जाएगा 7,51,300 के आसपास। पीछे कुछ डेसिमल होंगे बट अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। बात समझ आ रही है? ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करना इजी हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन था, आप पहले ये कैलकुलेट करते 1.1 रेज टू 3, वो भी अपन सीख चुके हैं, इनटू इक्वल टू करके, ठीक है। तो उसमें फिर ऐसे दिखता 10 लाख रुपए न्यूमरेटर रहता, 1.1 रेज टू 3 अगर आप करते तो ये आता 1.331, फिर आप डिवाइड करते तो भी आंसर सेम ही आता। बट एक आपको ऑल्टरनेटिव बता दिया कि कैलसी पे इजी तरीके से गिनना हो तो हम ये चीज अलग से गिन के सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना भी ईयर्स का डेटा हो आपका आंसर कैलकुलेटर पे एक ही बारी में आ जाएगा। बात समझ आ रही? और थोड़ा इसमें चीजें ऐड ऑन करता हूँ, स्लाइड एक बार चेंज कर देते हैं। देखो हमने कैलकुलेशन में ऐसा कुछ किया, इस चीज को हमने पहले ऐसे प्रेजेंट किया, फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब इसकी जो वैल्यू आई ना 0.7513, ये वैल्यू क्या सजेस्ट करती है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसको टेक्निकल टर्म्स में नाम दिया जाता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। दिस इज PVIF, थोड़ा नए पॉइंट्स है, थोड़ी देर लगेगी, ऐड होते जाएंगे, फिर आपको समझ आएगा। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब ये 0.7513 पता है क्या है? 3 साल बाद जो 1 रुपया होगा ये उसकी आज की वैल्यू है। हाँ, 3 साल बाद जो 1 रुपया होगा ये उसकी आज की वैल्यू है। मैं सारा टैली करा देता हूँ, अब क्या बोल रहा हूँ समझो आप। अगर आपने आज 0.7513 रुपी इन्वेस्ट किया एट 10% पर एनम, ठीक है, फॉर 3 इयर्स, तो 3 साल के बाद ये कितना बन जाएगा? 1 रुपया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 3 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू है। तो अगर आपको 3 इयर्स के बाद 1 रुपया चाहिए तो आज आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 0.7513, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो। अब रेट चेंज करूंगा तो नंबर चेंज हो जाएंगे, फिक्स नहीं रहते, बट इसके हिसाब से ये फैक्टर रहेगा। टैली करना है तो टैली कर लो, आप कैलसी की स्क्रीन 0 करके उस पर ये नंबर ले लो पहले। अगर ये बात सही है तो टैली होनी चाहिए। तो 0.7513 आप आज इन्वेस्ट करो, उसके अंदर 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ो प्लस 10%, ठीक है, कुछ नंबर आया होगा 0.8264 ऐसा कुछ आ रहा होगा। फिर उसमें दूसरे साल का ब्याज और जोड़ो प्लस 10%, तो कंपाउंडिंग अपने आप हो रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ रहे हो आप, ठीक है। तो 0.9090 समथिंग आ रहा होगा। फिर उस पर 3rd ईयर का इंटरेस्ट जोड़ दो प्लस 10%, देखो 1 रुपए के आसपास आ रहा है। एग्जैक्ट 1.00 तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, एकदम नियर बाई आएगा, आ रहा है। तो ये टैली हो गया कि दिस फैक्टर इज करेक्ट, मतलब इतना अमाउंट आज आप इन्वेस्ट करोगे 3 साल के बाद ये 1 रुपया बन जाएगा। तो इस फैक्टर को ये लोग नाम देते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर का फैक्टर, उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। बात समझ आई? इसको नाम नहीं भी देते अभी के लिए चल जाता, लेकिन नेक्स्ट मेथड में काम लगेगा, इसलिए अभी से बता रहा हूँ कि इसको बोलते क्या है। अब इसी फैक्टर के हिसाब से आप गिन लो कि अगर आपको 3 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए
तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो चाहिए आप गिन सकते हो। मैं बोलूँ 3 साल के बाद 50 लाख रुपए चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करें, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो वैसा। सो दिस इज डिस्काउंटिंग, या फिर हम इसको बोलेंगे टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन टाइम कैश फ्लो। समझ आया? 2-3 सम्स करेंगे, धीरे धीरे फ्लो आ जाएगा, बट अभी टर्म्स जितने बताए वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब एक नया सम लेते हैं, आप ट्राई करो तो क्लैरिटी आ जाएगी। हमें अमाउंट चाहिए 25 लाख रुपीस। बैंक वाला इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है 10% पर एनम, और ये अमाउंट की रिक्वायरमेंट हमें आज नहीं है, 5 साल के बाद। सिंपल। बोलो, कुछ आंसर आ रहा है? फॉर्मूला वाइज बात करें, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्काउंटिंग करना है, फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू तो आपके सामने है 25 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट 10%, 5 ईयर्स। समझ आए? अब आपको ये फाइंड आउट करके डिवाइड करना है तो वैसे करो, आपको जो मैंने तरीका बताया वैसे करना है तो भी ठीक है। 25 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू 5, ये पूरा फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद अपने से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा। 1 डिवाइड बाई 1.1 5 बार इक्वल टू, 5 बार इक्वल टू करते ही जो फैक्टर आएगा वो इस पूरे फैक्टर की वैल्यू होगी इंटू 25 लाख। वैसे करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। करके देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। 15,52,303। ठीक, अब कोई डेसिमल को राउंड ऑफ करेगा तो आंसर थोड़ा 100-200 इधर उधर भी हो सकता है। लोग 4 डेसिमल लेते हैं, 3 डेसिमल लेते हैं, या कैलसी में जितना नंबर आ रहा है पूरा ले लेते हैं, तो उससे वो पीछे वेरिएशन आता है। बट 15 लाख रुपए के अमाउंट में 100-200 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एग्जाम में रॉन्ग नहीं मिलेगा। ये बात समझे? आपने ये जो फैक्टर निकाला, जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी ना, उसको बोलते हैं पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, कितना फैक्टर आ रहा था एक बार देखो ना, वापस कैलकुलेट कर लो। 0.6209 ऐसा कुछ आ रहा होगा शायद, है ना? ये फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1 डिवाइड बाई 1.15, सॉरी 1.1 5 बार इक्वल टू, हाँ 0.6209 ऐसा कुछ आ रहा है ना? ये 0.6209 जो है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। 5 बार इक्वल टू करते ही नंबर आ जाएगा स्क्रीन पे। सबका आ रहा है? करके देख लो, वापस नहीं आ रहा तो 1 डिवाइड बाई 1.1 5 बार इक्वल टू, ये आपको इंडिविजुअली सबका आना चाहिए, क्योंकि फिर आप सम लेके बैठोगे और आपसे बनेगा नहीं तो प्रॉब्लम है। अब ध्यान दो, ये जो फैक्टर आ रहा है, फिर से एक बार इस पे बात कर लेते हैं। ये फैक्टर है क्या? व्हाट इज 0.6209? 5 साल बाद जो 1 रुपया होगा, ये उसकी आज की वैल्यू है। तो ये ध्यान से समझना, आज अगर आपने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो 5 साल के बाद ये पूरा 1 रुपया बन जाएगा। अगर टैली करना है तो आप ये अमाउंट स्क्रीन पे लो, इसमें 5 बार इंटरेस्ट जोड़ दो प्लस 10% करके, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, देखो अपने आप 1 रुपये तक पहुंच जाओगे। चेक करके देख लो एक बार।
बोलो टैली हो रहा है? तो ये चीज समझ आई, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, आज का फैक्टर है ये। फ्यूचर के 1 रुपए की आज की वैल्यू कितनी, ये दिया हुआ है। बोलो कुछ कंफ्यूजन? समझ आया, क्लियर है? अगर एग्जाम में कहीं ये फैक्टर दिया होगा क्वेश्चन में, कोई भी सम में, तो प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो भी देख लो। ऐसे लिख के देते, पीवीआईएफ 10% 5 years, ऐसे लिखा होगा और वैल्यू दे रखी होगी। तो ये समझ आना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 5th ईयर एट 10% डिस्काउंट रेट, प्रेजेंटेशन ऐसे किया होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इस चीज को टेक्निकली इस तरीके से लिखा जाता है वैसा। तो ये आपका वन टाइम कैश फ्लो जो होता है, उसमें जो डिस्काउंटिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। इसमें इतना ही पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। तो अगर ये समझ आ गया है तो फिर अपने आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो स्टोरी स्टार्ट होगी वो आएगी एन्यूटी के साथ। अभी तक हम वन टाइम कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहे थे कि 5 साल बाद 25 लाख रुपए चाहिए, तो आज वैल्यू कितनी, आज कितना इन्वेस्ट करें। लेकिन ये आज इन्वेस्टमेंट करने के बदले अगर हर साल इन्वेस्ट करना हो तो पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो उस पर बात करने वाले हैं। अच्छा, आगे एफएम में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें डिस्काउंटिंग ज्यादा यूज होगा, कंपाउंडिंग ज्यादा यूज नहीं होता सिलेबस में। कंपाउंडिंग पहले समझाना जरूरी, तभी ये बात समझ आएगी। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर एक आएगा कैपिटल बजटिंग, उसमें डिस्काउंटिंग होगी, डिविडेंड डिसीजन में होगी। वहां जहां जहां पे भी हम डिस्काउंटिंग करेंगे, ये वाला पार्ट, प्रेजेंट वैल्यू वाला पार्ट ज्यादा यूज होगा। फ्यूचर वैल्यू इतना यूज नहीं होता है सिलेबस में वैसा है। बट बिकॉज दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मैं डायरेक्टली इस पे लेके नहीं आ सकता आपको, तो फिर वो रटने वाला काम हो जाएगा। ऐसे बोला है वैसे कर दो। कितने लोग दूसरे चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं, वो 1/1.1 5 बार कर दो। क्यों कर दो, क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या है, वो लॉजिक नहीं पता होता, स्टेप पता होता है। तो अपने उस तरीके से नहीं प्रिपेयर कर रहे, ये चीज आगे काम आने वाली है, तो इस पर और ज्यादा फोकस करना वैसा। चलो अब जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड टाइप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ठीक है? ये सेकेंड टाइप है। अब इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल फ्रेम करता हूँ तो आपको रिलेट होगा कि एग्जैक्टली हम क्या करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपने। आपके पास ना एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, तो उस तरीके से कोई सिचुएशन आएगी तो समझ आएगा क्या गिन रहा है। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, किसी ने बोला कि यार एक बिजनेस आइडिया है मेरे पास, कोई दोस्त लेके आया आपके पास। एक तो आपका दोस्त बिजनेस आइडिया लेके आ जाए तो पहले आपको टेंशन हो जाती है, बोले ये तो पैसे डुबाएगा मेरे, ना भी नहीं बोल पाऊंगा इसको, और इस पर भरोसा तो मुझे है ही नहीं, ठीक है? दोस्ती वैसी होती है। और वो मांगने भी आप ही के पास आएगा आइडिया लेके, यार कुछ इन्वेस्ट कर दे। तो आइडिया समझा रहा है आपको, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना प्रॉफिट होगा, ये वो। आपने पूछा भाई पैसे कितने लगेंगे पहले वो बता, अब तेरे पे इतने पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं वो सोचना पड़ेगा। तो सामने वाले ने आपको कुछ अमाउंट कोट कर दिया कि इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नॉमिनल रखते हैं 5 लाख रुपए, ठीक है? अपने लिए ज्यादा है लेकिन बिजनेस के लिए इतने तो लग ही जाएंगे। तो 5 लाख रुपए जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका फ्रेंड आपके लिए लेके आया कि इतने पैसे लगाने हैं। फिर आपने उसको सवाल पूछा, भाई पैसे कमाएंगे कितने, इसमें से कितने साल तक इससे कमाई होगी और कितनी कमाई होगी, कुछ एस्टिमेट है तो वो भी बता दे, तो मैं डिसाइड कैसे करूँ कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन कैलकुलेशन समझ में आएगा तो पैसे लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा, बात सिंपल है। तो सामने वाले ने आपको बोला कि देखो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो बिजनेस है, इसकी लाइफ है ना कम से कम 4 साल की, 4 साल तक अपन इससे पैसे कमाएंगे। बोले कितने पैसे हर साल कमाएंगे, उसका कोई एस्टिमेशन है? तो वो एस्टिमेशन भी सामने वाला करके लाया था, ठीक है? एनुअल इनकम गिन लेते हैं। अभी मैं एनुअल इनकम मतलब हर साल की सेम रखता हूँ थोड़ा इजी बनाने के लिए, फिर इसको अपने चेंज करके देखेंगे। एनुअल इनकम के नाम पे उसने बोला 2 लाख रुपए, ठीक है? इतनी इनकम आएगी। अब बोल पैसे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अब आप गिनती लगा रहे हो, बोले 2 लाख रुपए हर साल कमाएंगे, 4 साल तक कमाई होगी, तो सीधा सीधा हिसाब है 8 लाख रुपए आ रहे हैं। 5 लाख रुपए आज लगाने, 3 लाख रुपए प्रॉफिट है। आपने भी सीधा हिसाब लगा के पैसे दे दिए। बट ये बात क्या सच में इतनी सिंपल है, ये क्वेश्चन है। बिकॉज टाइमिंग डिफरेंट है। अब टाइमिंग क्यों डिफरेंट है वो समझो। अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से बात करें तो आपको ये बात समझ आएगी। 5 लाख रुपए तो आप आज ही लगा रहे हो पूरे, लेकिन आपको जो पैसा मिलेगा वो तो हर साल मिलेगा, ऐसे 2-2 लाख करके, एक साथ तो मिलेगा नहीं। तो क्या आज के 5 लाख और 4 साल बाद के 2 लाख डायरेक्ट कंपेयर हो सकते हैं? क्या ये सेम टाइमिंग पे है? नहीं है। तो डायरेक्टली कंपेयर कैसे कर सकते हो? मतलब आज का पैसा और 4 साल बाद के पैसों में तो फर्क होगा, वही तो पूरा टॉपिक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
समय के साथ साथ पैसों की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो आप अगर ऐसे गिन रहे हो तो फिर आपकी गिनती में भी गलती है, क्योंकि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो पूरा इग्नोर ही कर रहे हो। बात समझ आ रही? अब उसको फिर इवेल्युएट कैसे करें वो समझो। ये 5 लाख रुपए जरूरी है कि आपके पास घर में पड़े होंगे? नॉट नेसेसरी। बिजनेस में पहला अजम्पशन यही होता है कि वी डोंट हैव द मनी, पैसा कहीं से उठा के लेके आना पड़ेगा। अच्छा, घर पे पड़ा भी है तो भी गिनती क्या लगाते हैं कि यार ये पैसे तुझे दिए, इसके बदले में बैंक में एफडी कराता तो 8% तो बैंक वाले भी दे रहे थे, तूने क्या कमा के दिया। एक कंपैरिजन तो होता है जिसको होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि यहाँ पैसे ना लगा के वहां लगाता तो बैठे बैठे इतने तो कमा ही रहा था, तो तुझे पैसे दूंगा तो कम से कम उतना रिटर्न तो निकाल के दे, उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या सिंपल टर्म्स में आपके पास ये 5 लाख रुपए नहीं है, दोस्त मांग रहा है, आपने बैंक से लोन लेके उसको पैसे दे दिए, तो लोन पे जो ब्याज भरोगे वो तो आपका कॉस्ट होगा। तो ये 8 लाख रुपए जो आपके पास आए उसमें से 5 लाख तो बैंक को वापस करने ही है, 3 लाख बचे। बट ये क्या 3 लाख पूरे आपके हाथ में बचे? नहीं, इसमें से आपको बैंक को इंटरेस्ट भी पे करना है। दैट इंटरेस्ट इज बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बात समझ आ रही? तो हमें अगर रियल कंपैरिजन करना है, ट्रू कंपैरिजन करना है, तो हम 8 लाख और 5 लाख को डायरेक्ट कंपेयर कर नहीं पाएंगे। हमें इस 5 लाख के आउटफ्लो के सामने ये जो इनफ्लो मिल रहा है ना, इसकी आज की वैल्यू कंपेयर करनी पड़ेगी। ये बोलो, बात समझ आ रही? 1 साल बाद का 2 लाख रुपया आज के 2 लाख के बराबर तो होगा नहीं, ठीक है, तो उसकी कुछ प्रेजेंट वैल्यू होगी। अब वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो फेयर वैल्यूएशन होगा। कोई भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए उनका सेम लेवल पे होना जरूरी है, पीयर लेवल पे होना जरूरी है। अभी आप लोग आपस में पीयर लेवल पे हो तो आप एक दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो एक बार फिर भी ठीक है, नॉलेज लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, लेकिन आप और मैं अभी सेम लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे साथ कंपैरिजन करने बोले सर आपके कैसे कंपेयर करेंगे, तो वो नॉलेज का डिफरेंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस का डिफरेंस आ जाएगा। तो कोई भी दो चीजों को कंपेयर करना हो तो उसका सेम लेवल पे होना जरूरी है। तो हमें इन सारे अमाउंट्स को पहले इस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा डिस्काउंटिंग करके, फिर जो टोटल बनेगा ना वो इससे कंपेयर होगा। फिर अगर हमारे पास कोई सरप्लस बचता है तो इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब है, अदरवाइज नहीं। बात समझ आ रही? तो ये 2 लाख रुपए जो 1 साल बाद का 2 लाख रुपए, उसको आज की वैल्यू पे लेके आना हो तो क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग, जो अभी कर रहे थे। और डिस्काउंटिंग के लिए एक रेट चाहिए ना अपने को, डिस्काउंटिंग रेट। तो डिस्काउंटिंग रेट वही अज्यूम कर लेते हैं 10% पर एनम। अब इसको आप डिस्काउंटिंग रेट बोलो, इसको बैंक का इंटरेस्ट रेट बोलो, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो, जो भी नाम दे दो, ये रेट अपना यहाँ पे डिस्काउंटिंग के लिए यूज होगा। तो इसकी आज की वैल्यू निकालनी हो, अब पता चलेगी एट 10% डिस्काउंटिंग रेट कैन यू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 2 लाख रुपीज? निकाल सकते हैं? कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू होगी ये 2 लाख रुपए की, आज की वैल्यू क्या होगी? रेट आपके सामने है, ड्यूरेशन आपको पता है, सिर्फ इसकी बोल रहा हूँ। ये एक अमाउंट 1 साल बाद जो 2 लाख रुपए होगा, ये 2 लाख तो आपको 1 साल के बाद मिल रहा है ना, तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीज? क्या करोगे और कैसे कैलकुलेट करोगे? वही फॉर्मूला जो अभी लास्ट टॉपिक में बताया, 1,24,000। नहीं, गलत, डिस्काउंटिंग ज्यादा कर दिया। 4 साल के लिए डिस्काउंटिंग कर दिया क्या? एक ही साल के लिए करना है, टाइमलाइन इसलिए बनाया मैंने। आज से 1 साल बाद का 2 लाख रुपया आज कितना होगा? क्या आंसर आ रहा है बोलो? कितने साल के लिए डिस्काउंटिंग करोगे? 1 साल के लिए करोगे ना? हाँ, तो रेट कितना? 10%। फॉर्मूला कौन सा? वही प्रेजेंट वैल्यू वाला, ये फॉर्मूला। 10% डिस्काउंटिंग रेट फॉर 1 ईयर, कितनी वैल्यू आ रही है? 1,81,000। ठीक है, 1,81,000 वाला जो अमाउंट है वो करेक्ट है, पता चला? तो ये 1 साल बाद जो आपको 2 लाख रुपए मिल रहा है ना, उसकी आज की वैल्यू 2 लाख नहीं है, उसकी आज की वैल्यू है 1,81,000 समथिंग। बोले सर डिफरेंस का अमाउंट कहाँ गया? बैंक वाला लेके गया, इंटरेस्ट नहीं भरोगे उसको, समझ आ रही? वो जो 5 लाख रुपए उस पर यूज कर रहे हो उस पर इंटरेस्ट तो मांगेगा ना वो, तो वो समझ लो आपने इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें से हटा दिया। तो अगर आज 1 साल बाद आपको कोई 2 लाख रुपए देने का कमिटमेंट दे रहा है और उसके बदले आज ही आपको पैसे मांग लोगे तो पूरे 2 लाख थोड़ी देगा, डिस्काउंट करके देगा। बिजनेस में होता है कि नहीं ऐसा? आपको आइडिया है? पेमेंट जब लेनी होती है तो मैंने आपको बोला कि आप मेरे से गुड्स ले जाओ और क्रेडिट पीरियड है 6 महीने का, आप 6 महीने बाद पैसे दे सकते हो। आपने बोला सर आज ही पूरा पैसा दे दे तो कुछ डिस्काउंट है क्या? बात समझ आ रही? मैं बोला हाँ, अगर आप आज पैसे देते हो तो इतना माइनस करके आपको इतना ही देना है। अब वो डिस्काउंट आप क्यों मांग रहे हो? क्योंकि आप सामने वाले को बोल रहे हो कि मैं 6 महीने एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, तो 6 महीना जल्दी पैसा दे रहा हूँ तो मेरा भी तो कोई फायदा होना चाहिए। वो पैसा आप भी कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपके भी तो काम आएगा। तो यूजुअली क्या होता है, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। आज के आज अगर पैसा दिया तो डिस्काउंट मिलेगा,
और अगर आपको आज पैसा नहीं देना है तो कोई बात नहीं, क्रेडिट पीरियड खत्म होगा उस दिन देना। तो अपन अकाउंटिंग में भी तो देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेम कंसेप्ट है, यही रीजन है और कुछ भी रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए की आज की वैल्यू क्या है वो आपको पता चली। वैसे ये वाले जो 2 लाख रुपए है उसकी भी आज की कुछ वैल्यू होगी, वो कैलकुलेट करके बता दो कितनी। एक बार अभी अपन सिर्फ रफली गिन रहे हैं, फिर पूरा लिख के प्रेजेंटेशन भी करेंगे, इसका टेंशन नहीं। $1,64,000 समथिंग, 65,000 ऐसा कुछ आ रहा है, 164, 165, तो वो अमाउंट करेक्ट है। तो गिनना कैसे है वो आपको समझ आ गया। अब इसका ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको बता देता हूँ कि लिखना हो तो कैसे सम को प्रेजेंट करें। ये तो टाइमलाइन वाला पार्ट है, ऐसी सारी वैल्यूज गिननी है, थर्ड वाली भी और फोर्थ वाली भी। चलो ठीक से लिख लेते हैं। चलो देख लो, एक तो ईयर वाला कॉलम आएगा, अपना जो डेटा है वो 4 साल का है। आपकी जो इनकम है, इनकम पर एनम या एनुअल इनकम है, वो यहाँ पे 2 लाख रुपए। क्योंकि एन्यूटी का केस है ना, तो मैंने सारे अमाउंट सेम रखे हैं। अगर मैं अनइक्वल ले लेता तो फिर वो एन्यूटी रहता ही नहीं, तो इसलिए अमाउंट इक्वल रहेंगे। अब देखो ये वाला जो 2 लाख रुपए है, ये आपको कब मिल रहा है वो हमने देखा है। वो टाइमलाइन वाला पार्ट भी था, साथ में बना देते हैं यहाँ पे, टाइमलाइन प्रेजेंटेशन भी कर देता हूँ, तो दोनों चीजें आप कंपेयर कर पाओगे। यहाँ बना रहा हूँ, साथ में देख लेना। ये जो पहला वाला 2 लाख रुपए ये आपको कहाँ पे मिला होगा, इधर, क्लियर है। तो यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आने के लिए हम डिस्काउंटिंग कितने साल के लिए करेंगे, 1 साल के लिए, वही अभी कैलकुलेशन किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 10% पर एनम। अब वो कैसे गिनते हैं वो बात हुई थी अभी। जैसे प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल रहे थे तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू 1, इससे कुछ वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू आपकी आ रही थी 0.9090 रिकरिंग, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.9091। तो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बोलो समझ आया ये क्या किया। ये वही वैल्यू है जो अभी आपने कैलकुलेशन किया था। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू, वो 1,81,818 जो भी आ रहा था अप्रोक्स, ये वैल्यू आ रही थी। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिस पे हमने पहले बात की। वैसे ही ये जो 2 लाख रुपए है वो आपको यहाँ पे मिले होंगे सेकेंड ईयर में, इसकी भी तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। तो इसको डिस्काउंट कितने साल के लिए करना पड़ेगा, 2 साल के लिए। अगर आपको ये फैक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाई 1.1 2 बार इक्वल टू करके निकालो, क्या फैक्टर आ रहा है, 0.8264। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी जो अभी बता रहे थे, कितनी थी, 1 लाख। आगे 289। ठीक है, वैसे ये वाला जो 2 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिला होगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है तो डिस्काउंटिंग 3 साल से करना पड़ेगा। फैक्टर क्या आएगा, 0.7513। इसको मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू बनती है, 150,262। ठीक है, फोर्थ ईयर का फैक्टर 0.6830 इंटू 2 लाख 602। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज आ रही। अब देखो ये जो सारे 2-2 लाख रुपए आपको मिले, जिसका टोटल ऐसे होता है 8 लाख रुपए, इसमें से ब्याज या डिस्काउंट काट के जो प्रेजेंट वैल्यू बचती है वो ये होगी। इन चारों का टोटल करो एक बार, कितना हो रहा है, $6,00,000
33,971 ये आ रहा है. दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर. ये आपका आंसर है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर. बट अगर आपको बिजनेस डिसीजन लेना है तो आपको ये वैल्यू वो 5 लाख से कंपेयर करनी पड़ेगी. तो ये जो 8 लाख आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली में वो इतना है. वैसे डिफरेंस का अमाउंट कहाँ गया? बैंक का इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने में चला गया. जो भी 1,70,000 60,000 डिफरेंस आ रहा है वो तो बैंक वाले ले गए होंगे. आपके हाथ में आफ्टर इंटरेस्ट इतना बचा होगा आज के टर्म्स में. तो कोई आपको अगले 4 साल तक 2-2 लाख रुपए दे और उसके बदले आज ही इतना अमाउंट दे दे, एक ही बात है. कैश डिस्काउंट समझ लो, जैसे बात कर रहे थे. अब इसको आप कंपेयर करो अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ जो 5 लाख रुपए आपने लगाए. तो आपका जो नेट रिटर्न या रियल रिटर्न है वो उसका डिफरेंस होगा. 5 लाख माइनस करने के बाद जो बचा, दिस इज योर रियल रिटर्न. तो इतना पैसा आपके हाथ में एक्चुअली बचेगा. फिर आपको लगता है कि हाँ ये फिजिबल है तो आप इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज मत करो. अब ये तो आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो फिजिबल है. अगर ये आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता, 6.5 लाख 7 लाख करना होता तो माइनस में आ जाता. माइनस में आता तो फिर कोई फायदा नहीं है. बैंक वाला तो कमा गया, आप तो घाटे में चले गए, तो मतलब क्या हुआ? तो ये भी तो देखना पड़ता है. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर कैसे फाइंड आउट होता है, क्या करते हैं, उसके लिए एक सिचुएशन फ्रेम करके आपको बताई. ये कैलकुलेशन हमने किया. अब पता है इसमें ना एक शॉर्टकट भी था. ये डेटा देख के में भी आपको अगर स्ट्राइक हो जाए, आप है ना इसका टोटल कर सकते हो. इन चारों फैक्टर्स को एक बार प्लस कर लो. अब क्या मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है. चारों का टोटल किया कितना आ रहा है? 168 169 ऐसा कुछ आ रहा होगा. ठीक है, ये आ रहा है. ये जो है ना इसका भी एक नाम है. इसको बोलते हैं पीवी फा. एक ए लगा रहा हूं पीछे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी. ये नाम है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और पीछे एक ए लग जाता है, दैट इज एन्यूटी. और कॉमन टर्म्स में इसको जीटी फैक्टर भी बोलते हैं. ये आप कैलसी पे डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपके कैलसी में जीटी बटन होना चाहिए. है, देख लो. महंगे वाले कैलसी में नहीं होता है कितनी बार, फर्स्ट कॉपी वाले में होता है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड कैलसी होगा तो अच्छा ही होगा, चलेगा तो सेम ही, लेकिन ये बटन गायब होता है. सबके कैलसी में है जीटी फैक्टर. अगर जीटी वाला बटन नहीं है तो आप कैलसी चेंज कर लेना, वो बेटर है. वो अपना सिटीजन वाला आता है ना, डुप्लीकेट वाला, उसमें आता है ये जीटी फैक्टर. अब ये जीटी फैक्टर का मतलब है दिस इज ग्रैंड टोटल. अब ये जो आपने निकाला ना, इनको चारों को ऐड करके ये कैलसी पे डायरेक्टली आ जाता है. कैसे गिनना है वो देख लो. कैलसी को 0 कर दो एक बार, मैं स्टेप बताता हूँ वैसे कर लो. 1 डिवाइड बाई 1.1 एक बार इक्वल टू, ये फैक्टर आया होगा स्क्रीन पे, एक बार फिर से इक्वल टू 0.8264 आया, फिर से एक बार इक्वल टू 7513 आया, फिर से एक बार इक्वल टू 6830 आया. अब ये फैक्टर लास्ट आ गया स्क्रीन पे. अब आप जीटी बटन प्रेस करो तो आपको ये फैक्टर मिल जाएगा, ग्रैंड टोटल. जीटी कैसे काम करता है, आपकी कैलसी पे स्क्रीन पे जो भी नंबर्स आते जाते हैं इक्वल टू करने के बाद वो सबको वो लास्ट में टोटल कर देता है. अगर आपने ये पूरा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं पीवी या जीटी फैक्टर, दिस इज 3.169. आप इसमें डायरेक्टली एन्यूटी मल्टीप्लाई कर दो. एन्यूटी कितनी थी? 2 लाख रुपए. ये मल्टीप्लाई कर दो, देखो आंसर आपका यही वाला आएगा. वो मैथ्स की प्रॉपर्टी है ना, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर करके प्लस करो, या इन सबको प्लस करके मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आने वाला है. वो एसोसिएटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी वाली, तो कुछ नया नहीं हो, वैसे करके हो जाएगा. बात समझ आ रही? तो ये जब एन्युटी वाला सम हो तो आप ये पूरा टेबल बनाए बिना एक बार के लिए ओरली भी आंसर ऐसे निकाल सकते हो. फिर आपको करना कुछ नहीं है. आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी चाहिए तो एन्युटी का अमाउंट इनटू पीवीफा, खत्म. ये पूरा टेबल इतने में कवर हो गया आपका. अब पीवीफा में अपना जो रेट है वो 10% है और ड्यूरेशन कितनी है? 4 साल है. दिस इज जीटी फैक्टर जो आपने निकाला 3.169 और एन्युटी तो आपको दे ही रखी, मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 6,33,971. इतने में हो गया पूरा. ये शॉर्टकट फॉर्मूला, ये पूरा टेबुलर कंप्यूटेशन प्रेजेंटेशन कैसे होता है, टाइमलाइन भी अपन ने देख ली. तो हर तरीके से आपको बता दिया कि इसको कैसे अप्रोच करना है. अब एग्जाम में सम आएगा तो आपको पता होगा क्या कर रहे हो. तो कहीं अगर ये फॉर्मूला से काम हो रहा है डायरेक्टली
तो टेबल बनाने की नीड नहीं है। टेबल बनाने की नीड तब पड़ती है जब ये एन्युटी ना हो, ये 2 लाख है, ये 2.5 लाख है, ये 3.5 लाख है, ये 1 लाख है, फिर क्या करोगे? तो उसमें टेबल ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फिर आपको 1 to 1 मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा। बट क्योंकि ये सारे अमाउंट्स इक्वल है तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो कि इसका टोटल करके सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और इसका टोटल कैलकुलेटर पे डायरेक्टली आ जाता है जीटी फैक्टर। तो इस वजह से ये शॉर्टकट फॉर्मूला जो है आपको काम लगता है। बात समझ आ रही? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर हो गया। अब कल पता है हमने वो फ्यूचर वैल्यू वाले में कुछ फॉर्मूला देखे थे, उसके लिए बात कर लेते हैं। अल्टीमेटली आगे जाके आपको जो एफएम में करना है वो ये सारी चीजें करनी है, लेकिन अगर फॉर्मूला वाले टर्म्स में बात हो ही रही थी कल, तो उसी चीज को एक बार मैं रिलेट करा देता हूँ। कल हमने फॉर्मूला ऐसा कुछ देखा था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ये एक फॉर्मूला था, एन्युटी इंटू 1 + i रेज टू n - 1 होल डिवाइड बाई i, ये फॉर्मूला देखा था। सिमिलरली आज अगर बात करें प्रेजेंट वैल्यू की, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का भी ऐसा एक फॉर्मूला है, एन्युटी इंटू 1 + i रेज टू n - 1 डिवाइड बाई i, मतलब इतना तो रहेगा ही सेम, एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये वाला देख लो, इन दोनों में फाइंड द डिफरेंस, सिर्फ एक डिनोमिनेटर ही एक्स्ट्रा है। ठीक है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ लेकिन सब कुछ याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, हर चीज अपने को दिमाग में लेके एग्जाम में नहीं जानी, हमें कंक्लूजन चाहिए, लेकिन कंक्लूजन तक जाने के लिए जो जो रास्ते मैं आपको सारे बता रहा हूँ, तो इतना प्रेशर में बताना है, इतना सारा याद कैसे रहेगा, सब कुछ याद रखना ही नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो अभी आप कर रहे हो, ये एग्जैक्टली क्या है बताता हूँ। ये जो पार्ट है ना, ये शॉर्टकट में है, दिस इज PV5, शॉर्टकट बता रहा हूँ साथ में, ये आपका PV5 है और कुछ भी नहीं। इतना बड़ा फैक्टर दिख रहा है, याद कैसे रखेंगे, कुछ नहीं है, PV5। आप जो अपन ने अभी सम सॉल्व किया उसका डेटा यहाँ पे रख के पूरा सॉल्व करोगे ना, तो एट द एंड आपको यही मिलेगा। इसका आंसर पहले से बता देता हूँ, समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला वाला प्रेजेंटेशन है, PV5 जो है वो कैलकुलेटर वाला शॉर्टकट है, और जो टेबल है वो नॉन एन्युटी वाले केस में काम आता है। तो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है और सब में आंसर सेम आता है। आपको अभी टैली भी करा देता हूँ, जो अपन सम कर रहे थे, अगर उसका डेटा यहाँ पे रखते हैं तो क्या मैच होता है, आप खुद ही एक बार मैन्युअली इसको भी कैलकुलेट करके देख लो। ऐसे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। एन्युटी का अमाउंट अपने केस में 2 लाख रुपए था, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है, इंटरेस्ट रेट कितना था, 10%, ड्यूरेशन कितनी थी, 4 साल, तो डेटा ऐसा कुछ दिखेगा, 1.1 रेज टू 4 - 1, ये नीचे दिखेगा 0.1, और ये वापस 1.1 रेज टू 4। आप मेरे लिए सिर्फ ये वाला ब्रैकेट एक बार सॉल्व करके दो ना, देखो ये आंसर आता है क्या, आ ही जाएगा। टैली कर लो खाली, आपको जैसे भी सॉल्व करना है करो, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू निकालो, देखो सेम आती है कि, आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया। मैं सिर्फ टैली करा रहा हूँ कि PV5 ही फाइंड आउट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, अननेसेसरी फॉर्मूला बना बना के डराते हैं। बोलो, आ रहा है आंसर? मतलब अप्रोक्स सेम आ गया।
तो देखो इतना बड़ा फॉर्मूला ऐसे लिख के डरा देते हैं, बोले यार ये सब याद कैसे रहेगा, सब एक थोड़ी देर में फिर सब 1 I N सब इधर उधर घूम रहा होता है, पता ही नहीं चलता कौन सा कहाँ रखना है। लेकिन बात बहुत सिंपल सी, ठीक है, समझ आए। एग्जाम में अपने पेपर में ये फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं है, अगर आप ऐसे गिन सकते हो तो ठीक है, नॉट नेसेसरी कि फॉर्मूला ही याद रखना है। लेकिन ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें सारे फॉर्मूला आते हैं तो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। जब कैपिटल बजटिंग करेंगे, सम सॉल्व करेंगे, अगर इससे काम हो रहा है तो आप डायरेक्टली पीवीएफ फाइंड आउट कर लो, और फॉर्मूला वैसे लिख दो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था, ये काफी। तो ये जो पूरी चीज है यही वो आपका बड़ा सा ब्रैकेट है, बट वैसे प्रेजेंट ना करके ऐसे भी करो तो चलेगा। सही सॉल्व किया है अपने तो यही मेथड यूज करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्कूल में भी नहीं होता था वैसे तो, मैथ्स में भी कितनी बार अपने पास मल्टीपल वेज होते थे एक सम को सॉल्व करने के, तो सारे तरीके सही है, आप किसी से भी आंसर निकालो, क्या फर्क पड़ेगा। बोलो ये बात समझ आई। अब एक काम करते हैं, इतनी सारी चीजें हो जाती है फिर वो सारा क्लटर हो जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अपने इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये पूरा अपनी जगह है वो तो रहेगा ही, एक नया सम ही ले लेते हैं पूरा जीरो से एकदम फ्रेश, तो समझ में आएगा क्या करना है, अप्रोच आपको कैसे करना है वो समझ लो। अब आपका दोस्त जो है आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, 5 लाख लगाए, आपको प्रॉफिट मिला, अब वो बोल रहे देख मैंने प्रॉफिट कमा के दिया, अब नया बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, इसमें लगेंगे 10 लाख रुपए डबल। बोले ठीक है भाई, अब एक बार प्रॉफिट कमा के दिया है तो मानना पड़ेगा। एन्यूटी जो है वो अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं 3 लाख रुपीज, सिंपल नंबर्स ले रहा हूँ। डिस्काउंटिंग रेट 12% पर एनम, और प्रोजेक्ट की लाइफ अगेन 4 years। ये सिचुएशन है, थोड़ा सिंपल के कंक्लूड कर देना कि आपको करना क्या है। अब इस सिचुएशन में आपको ये डिसीजन लेना है कि यार इस बिजनेस में पैसे लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 3-3 लाख रुपए जो आपको मिल रहे हैं हर साल, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो पहला स्टेप तो वही है, टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। कुछ नहीं बोला है तो हम मान के चलते हैं कि एन्यूटी रेगुलर है। सम में हिंट होता है, अमाउंट वाज रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अमाउंट वाज इन्वेस्टेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ होता है, दैट इज एन्यूटी ड्यू। लेकिन अगर सिर्फ बोला है कि एन्यूटी ऑफ ₹3 लाख, बोले सर स्पेसिफाई नहीं किया रेगुलर या ड्यू। रेगुलर का मतलब भी होती है कि वही रेगुलरली यूज होता है, तो कुछ नहीं बोला है तो रेगुलर बाय डिफॉल्ट है, और बोला है ड्यू वाला या इमीडिएट वाला तो फिर आपको वैसे लेना पड़ेगा। तो ये अपन एन्यूटी ड्यू मान के ही चल रहे हैं, तो इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो बहुत ईजी हो गया, हमें बड़े बड़े फॉर्मूला की क्या जरूरत है, हमें पता है कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है, सिंपल, समझ आ गया। एन्यूटी का आपका अमाउंट है 3 लाख रुपए, पीवी आप कैलकुलेट करके देख लो, इसी से आपका आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज करना मैंडेटरी नहीं है, देख लो कैलकुलेट करके देखो और मुझे वैल्यू बता दो, फैक्टर भी बता देना पीवी कितना आ रहा है आपका। अब रेट 10% नहीं है 12% है, तो फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। 1 डिवाइड बाई 1.12 4 बार इक्वल टू, और जीटी बोलो फैक्टर आ रहा है। 1 डिवाइड बाई 1.12 4 बार इक्वल टू, और जीटी ये फैक्टर कितना 5479, कुछ पॉइंट में आएगा ना, नहीं वो तो लास्ट ईयर का होगा, उसको जीटी करना पड़ेगा ना लास्ट में, जीटी करके 0 पॉइंट में नहीं आएगा, 3.03703, बाकी सबका ऐसा कुछ आ रहा है, वापस कर लो। 1 डिवाइड बाई 1.12 4 बार इक्वल टू, फिर जीटी कितना आ रहा है, 0 पॉइंट से तो बड़ा ही आएगा, पर कितना आ रहा है वो बताओ। मैं एक बार देखूं, चेक कर लो वापस, यही आ रहा है, बाकी सबका आया।
बोलो, सबका फैक्टर आया? फैक्टर का मतलब समझ आया क्या है? ये हर साल जो आपको 3-3 लाख रुपए मिल रहे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू आप इसके बेस पे निकाल पाओगे। अब क्या करना है, ये 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना अमाउंट आ रहा है देखो, ठीक है, अप्रोक्स चलेगा 100, 200, 300 रुपए भी इधर उधर एक बार चलेगा। ये जो अमाउंट आया, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, ये आपने फाइंड कर लिया। अब आपको बिजनेस डिसीजन लेना है, तो आप इस अमाउंट को कंपेयर करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आपके हाथ में जो बचा आज की डेट में, आज के टर्म्स में, वो 9 लाख रुपए, और आपने इन्वेस्टमेंट आज के टर्म्स में कितना किया, 10 लाख रुपए। नुकसान हो गया है, समझ आ रहा है? तो इस प्रोजेक्ट में बैंक वाले ने तो कमा लिया, आपने कुछ नहीं कमाया, उल्टा आपकी जेब से पैसे चले गए, क्योंकि आज के टर्म्स में आपने 10 लाख दिए थे, और आपको जो 3-3 लाख करके 12 लाख मिले, वो तो 4 साल के टाइम पीरियड में मिले। उन सबकी आज की वैल्यू निकाली तो इतनी ही बची। तो ये तो अल्टीमेटली लॉस मेकिंग हो गया, समझ आ रहा है? तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके आपको अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर पूछा हो तो दिस इज योर आंसर, और नेट प्रॉफिट नेट लॉस पूछा हो तो अब इसको कंपेयर कर लो, जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट लॉस है। समझ आया? तो डिसीजन मेकिंग के लिए फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये फाइनली हमें इतना सॉल्व करना है, आपको ध्यान रखना। अगर एन्युटी है तो, अगर एन्युटी नहीं होती, कैश फ्लोज अलग अलग होते, तो फिर हमें ईयर वाइज कैलकुलेशन करके वो टेबल बनाना पड़ता, जैसा अपन यहाँ पे कर रहे थे, ये वाला पार्ट, फिर ऐसे प्रेजेंटेशन करना पड़ता। बट एन्युटी के सम में इतना डिटेल्ड प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि वही होगा, आप यहाँ 3-3 लाख लिखोगे, फैक्टर निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर वही आएगा डायरेक्ट। तो इजीली सॉल्व हो रहा है फॉर्मूला से। बात क्लियर हुई, समझ आया? चलो, तो ये सारी चीजें आपके सामने। फॉर्मूला चाहिए तो ये फॉर्मूला है, इसका शॉर्टकट चाहिए तो ये शॉर्टकट है। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अब ये सब करने के बाद लास्ट में आपके पास बचा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, वैसा। अब क्या करना है, पहले समझा दो फिर लिखोगे लास्ट में, ये स्लाइड तो है अपने पास, वैसे कर लेते हैं। एक बार पहले समझ लो, फ्लो में थोड़ा रिलेट हो जाएगा, फिर एंड में आराम से लिख लो, वैसा करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब देखो, थोड़ी सी स्कीम चेंज करेंगे। फोर ईयर से सेम जो पिछला सम सॉल्व किया ना, थोड़ा ध्यान देना, वही सेम डेटा मैं यूज कर रहा हूं। आज 10 लाख रुपए लगाओ, और हर साल आपको जो एन्युटी मिलेगी वो मिलेगी 3 लाख रुपए। डिस्काउंटिंग रेट वही है 12%, और प्रोजेक्ट की लाइफ भी सेम है 4 इयर्स। लेकिन चेंज ये है कि जो एन्युटी है ना, ये ड्यू वाली एन्युटी है एंड नॉट रेगुलर। इसका मतलब ये है कि 3-3 लाख रुपए आपको साल के शुरुआत में मिल जाएंगे, नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब क्या इससे अपनी कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बिकॉज जो पैसे पहले आपको यहाँ मिल रहे थे वो अब यहीं मिल जाएंगे। तो पहला 3 लाख रुपए जो है ना, वो यहीं पे आ जाएगा, दूसरा वाला 3 लाख आएगा यहाँ पे, तीसरा वाला यहाँ पे, और लास्ट वाला यहाँ पे, और यहाँ कुछ नहीं आएगा। समझ आ रही? इसके बदले प्रीवियस केस में 1, 2, 3, 4 हो रहा था, और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था। ये एक साल प्रीपोन हो गया, तो प्रेजेंट वैल्यू पे भी तो इसका असर पड़ेगा। अब जब हम डिस्काउंटिंग करेंगे तो हम ये 4 चीजों का डिस्काउंटिंग करेंगे। मुझे बताओ, ये 3 लाख रुपए की आज की वैल्यू कितनी होगी? 3 लाख, ये तो आज ही मिले ना, तो आज के 3 लाख की वैल्यू आज कितनी होगी? 3 लाख रुपए। इसमें थोड़ा डिस्काउंटिंग होगा। आज के 1 रुपए की वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? 1 रुपया। तो इसको तो डिस्काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्काउंटिंग किसका होगा? बाकी के तीनों का। अब जब इसको डिस्काउंट करेंगे तो कितने साल से करेंगे? 1 साल से। इसको डिस्काउंट करेंगे तो कितने साल से? 2 साल से। और इसको डिस्काउंट करेंगे तो 3 साल से, और ये तो अपनी जगह रहेगा। बात समझ आ रही है? अब इसको कैलकुलेट करें कैसे? सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एक एक करके तो अपन गिन ही लेंगे। प्रेजेंटेशन टेबुलर वाइज करना हो या फॉर्मूला वाइज करना हो तो कैसे होगा वो भी समझ लो। टेबुलर कैलकुलेशन में कोई ऐसा दिखेगा,
12% था ना डिस्काउंटिंग रेट। हाँ चलो ये समझ लो। अब देखो ये जो पहला वाला 3 लाख है ये तो आज ही मिला है ना, तो आज के 3 लाख की वैल्यू आज 3 लाख की होगी। तो इस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा वो कितना होगा 1। आज के 1 रुपए की वैल्यू आज 1 रुपया, नो डिस्काउंटिंग। ये जो 3 लाख है ये कब मिला आपको 1 साल के बाद मिला। तो इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 1 डिवाइड बाई 1.12 रेज टू 1। 1 साल के लिए डिस्काउंटिंग करेंगे, ये फैक्टर कितना आ रहा है इनके बताओ 0.8928 ऐसा कुछ आ रहा है। सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.8928। अच्छा फिर ये वाला जो 3 लाख है इसके लिए डिस्काउंटिंग करना हो तो 2 साल से करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 1.12 2 बार इक्वल टू होगा। आपको खाली एक बार और इक्वल टू दबाना है कैलसी पर, कुछ नहीं करना है। 0.79771 ओके, फिर एक बार इक्वल टू दबा दो 7117। ठीक है ये फैक्टर आ रहा है। अब देखो आगे कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई करते जाओ प्लस करते जाओ, ये जो टोटल आएगा ना ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। और अब इसको कैलसी पे शॉर्टकट में कैलकुलेट करना है तो कोई रास्ता है क्या, ये तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शॉर्टकट लगाना हो तो क्या करें। अभी जैसे पीछे नहीं कर रहे थे सीधा जीटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एन्युटी, यहाँ पे सीधा जीटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एन्युटी करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो क्या आएगी बताता हूँ, आप स्क्रीन को पहले कैलसी को 0 कर दो। 1 डिवाइड बाई 1.12 एक बार इक्वल टू करो, ये फैक्टर आया 0.8928। फिर एक बार इक्वल टू करो तो ये फैक्टर आएगा 0.7971। फिर से एक बार इक्वल टू करो तो ये फैक्टर आएगा 0.7117। फिर आप जीटी कर दो, कितनी वैल्यू आ रही है 2.48 समथिंग आ रही है। ठीक है अब ये जो हमने जीटी किया ना वो ये 3 का टोटल आया 2.48 समथिंग है ना। अब अगर आप इसको डायरेक्टली 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये मिसिंग रह जाएगा। बात समझ आ रही है। तो आपको सही वैल्यू तक जाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये 2.48 वाले में आपको ये 1 ऐड करना पड़ेगा मैन्युअली, वो डायरेक्ट जीटी में नहीं आया, तो आंसर कुछ 3.48 समथिंग आ जाएगा। तो ये जो टोटल है ये आपका आएगा 3.48 समथिंग जो भी आ रहा है। अब इसको आप 3 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितनी वैल्यू आ रही है 10 आई वैल्यू। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब आप इसको कंपेयर कर लो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 10 लाख रुपए, देखो फायदा हो रहा है। पिछले केस में 9,11,000 आ रहा था, नुकसान जा रहा था। खाली 1 साल बाद पैसा मिलने के बदले 1 साल जल्दी मिलना शुरू हो गया, पूरी वैल्यू चेंज हो गई। डिस्काउंट रेट तो वही है, प्रोजेक्ट लाइफ भी सेम है, एन्युटी भी सेम है, सिर्फ टाइमिंग का फर्क है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है टाइम वैल्यू और मनी में क्या फर्क पड़ता है। ये 3-3 लाख जब साल के एंड पे मिल रहे थे तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में नुकसान था, ये 3-3 लाख साल के शुरुआत में मिल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में फायदा है। बात रिलेटिव क्लियर हुआ। तो ये आपका आंसर आपके सामने। बोलो अब कुछ कंफ्यूजन इसमें, बात समझ आ रही। थोड़ा टाइम लगेगा और समझ भी करेंगे, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, बट अभी ना वो बैकएंड में क्या चल रहा है वो समझ रहे हैं अपन, उस पर ध्यान है कि ये सब चीजें कैसे वर्क कर रही है, ये क्या है, उसके ऊपर फोकस करना है। कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुआ, पता चला। तो अगर आप वो जीटी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जीटी से फर्स्ट ईयर का फैक्टर आपका जीटी में काउंट नहीं हुआ होगा, वो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। वो भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा, वो पॉइंट है। ठीक है, बाकी ये मैन्युअल मेथड में तो आपका आंसर गलत आने वाला है नहीं। ये मल्टीप्लाई कर करके अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बट अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो इसमें ये 1 ऐड करना मत भूलना। क्लियर है? ठीक है, इसी चीज को ये लोग फॉर्मूला वाइज भी प्रेजेंट करते हैं। वो 1+i वाला जो फॉर्मेट है वो अगर कैलकुलेट करें तो कैसे लिखा जाता है फॉर्मूला, वो देख लो। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, एन्युटी इंटू 1+i रेज टू n-1। मैं समझा भी देता हूं क्या कर रहे हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वो। देखो समझो इसको क्या हो रहा है, ये पूरा जो भी पिछला सम किया ना उस नंबर के साथ रिलेट कराऊंगा। एन्युटी इंटू दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सेम है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर में आपने देखा। ये वाला ब्रैकेट है ना, एग्जैक्टली ये सेम फॉर्मूला है। फर्क क्या है पता है, n के बदले n-1। क्यों -1 पता है, वो भी देख लो।
पता है डिस्काउंटिंग जो है सिर्फ इसमें हुआ, इसमें हुआ ही नहीं। कभी भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का कोई भी सम हो या कोई भी कैलकुलेशन हो, फर्स्ट ईयर में डिस्काउंटिंग कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज का पैसा आज ही मिल रहा है, तो डिस्काउंटिंग कैसा? तो अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल की है तो डिस्काउंटिंग कितनी बार होगा? 3 बार। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल की है, डिस्काउंटिंग कितनी बार होगा? 9 बार। तो फॉर्मूला में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है? n-1। तो n-1 का रीजन ये है, पहले साल का फैक्टर। ठीक है, तो ये समझ आया कि n-1 क्यों कर रहे हैं। बाकी का पूरा पार्ट सेम है। प्लस एन्यूटी, प्लस एन्यूटी क्यों? वो फर्स्ट ईयर वाला 1 रुपये वाला फैक्टर। इस चीज को और बेटर वे में प्रेजेंट करूं तो अभी आपको बात समझ आ जाएगी। कॉमन निकालते हैं ना अपन मैथ्स में, वो वाला पार्ट कर रहा हूं मैं। कुछ नहीं किया मैंने, एन्यूटी कॉमन ले लिया। अब देखो चीजें क्या हो रही है। ये जो पूरा आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये अपना जो सम था उसमें इसकी वैल्यू आई थी 2.48, जो अभी अपन ने गिनी। ये वो 1 जो आपने अलग से जोड़ा, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट, उस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू पता है क्या है? 3.48 वाला नंबर इनटू एन्यूटी। एन्यूटी का अमाउंट आपका कितना था? 3 लाख रुपए। मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, तो 10,20,549। समझ आ रहा है? इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लेकिन है बहुत सिंपल। कैलसी पे तो डायरेक्टली हो रहा है, लेकिन जब प्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से दिखता है। आपको टैली करना है, वैल्यू रख के देख लो। इसके अंदर वैल्यू रखोगे ना, 12% इंटरेस्ट रेट 4 - 1, ये पूरा ब्रैकेट गिनोगे आपको वैल्यू मिलेगी 2.4868 जो भी आपकी आ रही थी, और फिर उसमें +1 कर दो, 3.48 वाली वैल्यू इंटू 3 लाख कर दो, अमाउंट आ गया। समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला है। ऑल्टरनेटिव सारे पता होने चाहिए, फिर सम में जो काम आ जाए वो। अगर फॉर्मूला की जरूरत पड़े तो एक बार के लिए आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी चीजें होती है। नहीं जरूरत पड़े तो आप डायरेक्टली सॉल्व करो, कोई कंपल्शन नहीं है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन? अब पता चला क्या हो रहा है? कोई जल्दी नहीं है, मैं अभी इस पे आपको और सम्स भी कराऊंगा, आज भी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी सम्स भी सॉल्व करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन आप लगाओगे ना तो धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मैंने आपको कुछ काम दिया ही नहीं, मैं आपको सिर्फ टैली करवा रहा हूँ कि चीजें कैसे वर्क करती है। खुद प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, लेकिन उसके लिए एक सेशन और चाहिए, तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं। फॉर्मूला वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट। तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब यहाँ तक कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो बताओ, पता चल रहा है? अब एक काम करो, पहले आराम से ये सब नोट कर लो, कहाँ से बाकी है मुझे बता दो। शुरुआत से पेंडिंग होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ये आपकी पहली स्लाइड प्रेजेंट वैल्यू वाली, सिंगल कैश फ्लो। ये वाला पार्ट नोट कर लिया था आपने, या बाकी है? एक बेस्ट काम करो, स्कैन करके मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आपके पास ये सारी चीज आपके फोन में आ जाएगी। तो आपको जो भी नोट करना है पेज पे लिख लेना, क्योंकि वो फोन में से फिर अगर इमेज गायब हो गई ना तो आप बाद में ढूंढते रह जाओगे। सब लोग अलग अलग स्पीड पे लिखेंगे तो बार बार स्लाइड चेंज करना फिर टाइम वेस्ट होगा। चार लेने पड़ेंगे। जो डेसिमल के बाद आप लेते हो 3.48, और वो पीछे 68 है आई थिंक, तो वो 3.48 का 68 गायब कर दोगे तो आंसर में डिफरेंस कंसिडरेबल हो जाएगा। इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपको 3 या 4 डेसिमल तो लेने ही चाहिए, 2 लोगे तो फिर थोड़ा वेरिएशन ज्यादा आ जाता है। वो तो मेरे पास पूरा नंबर नहीं था तो मैंने 2 डेसिमल लिख दिए, लेकिन आपको 4 लेने चाहिए, मिनिमम 3 तो लेने ही चाहिए। 3.48 के पीछे का भी 1 डेसिमल या 2 डेसिमल ले लो तो सबसे एक्यूरेट है। पूरा अमाउंट कैलसी वाला लेते हो तो ठीक है, वो नहीं लेना हो तो 4 डेसिमल्स लेने चाहिए, वो आइडियल है, वैसा तो प्रॉब्लम नहीं आती। मैं इसका लिंक भेज देता हूँ। वो लिंक है ना, एक वीक तक वैलिड होता है, तो अगर किसी को उसमें से इमेज सेव करनी हो ना तो 1-2 दिन में कर लेनी चाहिए, फिर आप बाद में कभी खोलोगे तो वो खुलेगा नहीं। देख लो, मैं लिंक शेयर कर दिया है, उसमें सारी स्लाइड्स आपके पास जेपीजी पीडीएफ जो भी चाहिए उसमें आ जाएगी।
तो आज के सेशन में इसमें मैं इतना ही रख रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप ये चीजें नोट कर लो, थोड़ा समझ लो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके ऊपर सम्स करेंगे, पूरा लेक्चर सिर्फ सम सॉल्व करेंगे। सारे टाइप्स के ऊपर दो दो तीन तीन सम्स सॉल्व करवाऊंगा, जो आपको खुद ही करना है। तो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी सिर्फ समझ आया होगा कि हाँ ऐसा कुछ है, 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो चलेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा।